वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोग का सीरीज ऑनलाइन पेपर एनालिसिस का चल रहा है, जो कि ऑनलाइन पेपर जो आपका हुआ है शुरू, जो 16 दिसंबर से हुआ है और 23 जनवरी तक जो चला है, उनके बीच जितना भी पेपर हुआ है हम सब आपको करवाने वाले हैं इसी चैनल पर। और एक प्लेलिस्ट भी मेरा बना हुआ है इसको लेकर के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम 16 तारीख से ही, दिसंबर से ही का जो पेपर शुरू हुआ था वहाँ से ही लगातार कराते जा रहे हैं। अभी हम CDP का करवा रहे हैं लगातार, और EVS पीछे पीछे भी आ रहा है। और कुछ ही दिन बाद अगर होगा तो आज ही होगा, तो आपका लैंग्वेज का हिंदी और संस्कृत या अदर कोई लैंग्वेज का अगर होगा तो ज़रूर हम करवाएंगे, है ना। तो पहले हम CDP को कंप्लीट कर देते हैं, फिर धीरे धीरे EVS और लैंग्वेज को, EVS तो साथ साथ चल ही रहा है, और उसके बाद लैंग्वेज भी हम आपको कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए कि EVS में जो 29 दिसंबर का आपका पेपर है, 28 दिसंबर का पेपर, 27 दिसंबर का जो पेपर है वो हम करवा चुके हैं। आप मेरा ऑनलाइन जो चैनल है वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आप लोग ऑफलाइन जहाँ भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, सर को बोलिए अच्छे से पढ़ाने के लिए। अगर आपको अच्छे से पढ़ाते होंगे तो निश्चित रूप से यह 30 में 30 आप ले ही आइएगा, और बनता भी होगा, आपको खुद विश्वास होता होगा। इसलिए सर को जरूर मानिए आप लोग। हम आपको ऑनलाइन का हेल्प कर रहे हैं, ऑनलाइन में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा है, और ऑनलाइन से जो भी हमसे हो पाता है वो आपको हम करवा रहे हैं। तो चलिए, आज ये 29 दिसंबर का पेपर हम लोग करेंगे, और 30 में कितना नंबर आप ला पाते हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और हिंदी का। देखिए यहाँ पे हिंदी है, अब हिंदी हम लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। तो यानी कि विकास के क्षेत्र आपसे पूछा हुआ है कि कौन कौन क्षेत्र में विकास को बांटा गया है, या विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं। एक ही बात हो गया। तो इसमें से आप बताइए कि कौन सा सही होगा। पहला आप टिक लगा दीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर बताते जा रहे हैं। तो गामक पहला होगा, या गामक होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, या संवेदनात्मक होगा और सामाजिक होगा क्या, या शारीरिक होगा, या संज्ञानात्मक होगा, या आध्यात्मिक होगा, या संवेदनात्मक होगा। शारीरिक होगा या संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक दे रखा है। और चौथा है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक दे रखा है। तो आप देखिए, इसमें जो है सबसे सही बनाने का आपका तरीका होनी चाहिए कि आध्यात्मिक विकास मुख्य क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसको तो जहां भी आध्यात्मिक है काट दीजिए। पहला कट गया 2 नंबर का। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि संवेदनात्मक का कोई विकास का नाम नहीं है, तो संवेदनात्मक भी काट ही दीजिए। तो कट गया। तो इस तरह से पहला, दूसरा और चौथा तो कट ही गया, तो आंसर तो आपको ऐसे ही मिल गया। तो इस तरह से ट्रिक का उपयोग करके भी आप सही बना सकते हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया, यहाँ कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहा। हम आपको जो गलत उत्तर होता है ना, जो गलत ऑप्शन होता है उसको पहले छांटिए, अपने आप सही की ओर पहुंच जाएगा, वो भी 100% सही होगा। तो आपका सही आंसर जो है शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, गामक जिसे आपको, है ना, मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, और सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट। आप चाहे तो आपको इंग्लिश हम इसका दिखा देते हैं, देख लीजिए। इंग्लिश में आपका दे रखा है कि मोटर डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल। तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करके कुछ नहीं है, तो कट गया, ठीक है। उसके बाद फिजिकल, कॉग्निटिव या स्पिरिचुअल करके नहीं है मुख्य क्षेत्र, ये भी कट गया। फिजिकल, कॉग्निटिव एंड मोटर एंड स्किल, ये बेहतरीन लग रहा है, ये सही होगा। और चौथा देख लीजिए साइकोलॉजिकल, यहां भी दे रखा है, तो ये भी काट दीजिए। मनोवैज्ञानिक विकास कोई विकास का मुख्य क्षेत्र नहीं है या आयाम नहीं है। आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से यह सवाल आराम से बना दिए होंगे। चलिए, आपको समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास का दिशात्मक है सिर से पैर की तरफ, यानी सिर से पैर की तरफ जो विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास जो होता है वह सिर से पैर की तरफ होता है। तो बताइए आप लोग, विकास के सिद्धांत के अंतर्गत यह सवाल पूछा जाता है, तो इसे क्या करते हैं, शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। बिल्कुल सही लग रहा है। अधोगामी मतलब मध्य भाग से बाहर की तरफ, यानी सिरे की तरफ जब विकास हो तब उसे हम अधोगामी विकास के नाम से सिद्धांत कहते हैं, उसे अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। विशिष्ट से संबंधित
समाधान तो कोई है ही नहीं। विकास विशिष्ट से समान की तरफ बढ़ता है, ये इसके तरफ हो जाएगा। मात्रात्मक परिवर्तन का सिद्धांत का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इस तरह से आपको सही आंसर मिल गया होगा। पहला हो गया शीर्षगामी सिद्धांत। तो अगर आप माने हैं शीर्षगामी तो 1 नंबर जोड़ लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा लाजवाब और अच्छे क्वेश्चन है कि राघव जब शिशु था तब उसके माता पिता ने के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। जब राघव नाम का जो बच्चा है वह जब शिशु था, छोटा था, तब उसके माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ गया, यानी कि प्यार से वंचित रहा, हो सकता दूर होगा। बालावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, लेकिन बालावस्था के आगे के चरण में उसे सेंसिटिव, अच्छा संवेदनशील अध्यापिका या अध्यापक मिले उसको, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है, फिर भी वह लोगों पर उतना विश्वास नहीं कर पाता है और यह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है कि किसी पर विश्वास किया जा सकता है। राघव का विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है? देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और बड़ा अच्छे ढंग से इसको पूछा गया है। तो कौन सा मुद्दा स्पष्ट रूप से वर्णित होगा? निरंतरता और निरंतरता। देखिए पहले आरंभिक चरण में वह क्या था? स्नेह से वंचित रह गया था, तो बात तो आरंभिक का होगा, तो जहां भी आरंभिक है वह लगा दीजिए। प्रकृति पालन पोषण विवाद तो वह होता है जब हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बात होती है तब। उसके बाद एकरूपता और व्यक्तिगता का मुद्दा, ये भी नहीं होगा, एकरूपता और व्यक्तिगता का मुद्दा नहीं होगा। तो इसका जो सही आपका आंसर दे रखा है ऑफिशियल की कि आरंभिक जो शुरुआती चरण में शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान, खास करके बाल अवस्था के दौरान जो है, शैशवावस्था के दौरान जो है, पूर्व बाल अवस्था के दौरान जो विकास या जो बातें इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, वह जिंदगी भर बना ही रहता है। तो आरंभिक अवस्था इमोशनल अटैचमेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी छाप पूरी जिंदगी में रहता है, लेकिन साथ ही साथ बात के अनुभव भी उस पर काम करता ही करता है। बाद में जो बच्चा बाल्यावस्था के बाद आता है तो उसका भी अनुभव उसकी जिंदगी में बनता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था का बहुत प्रारंभिक चीजों का बहुत बड़ा रोल है। तो ये आपका 2 नंबर बिल्कुल सही निकल के आ गया। तो 2 नंबर आपका आंसर हो गया, आप इसको मार दिए होंगे तो 1 नंबर आप जोड़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायता होता है क्या कहलाता है? यानी दूसरों के विचारों को, भावनाओं को, विश्वासों को समझने में सहायक होता है, उस तरह का खेल क्या कहलाता है? उस तरह का खेल को क्या कहते हैं? तो आप देखते होंगे कि बच्चा जो होता है वह गुड्डा गुड़िया का खेल खेलता है। कभी कोई रोल कोई अदा करता है, कोई कुछ रोल, कोई किसी का पापा का रोल अदा किया, कोई किसी का माँ का रोल अदा करता है और अपने में बातें भी करता है। जैसे कि पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा, लेकिन वाइगोस्की ने इसे निजी भाषण का नाम दिया था, उसे प्राइवेट स्पीच का नाम दिया था। तो उसी से समझ जाइए कि जो कल्पनात्मक वाला खेल होगा या समांतर खेल का कोई बात नहीं, एकांगी खेल का कोई बात ही नहीं, स्वतंत्र एकांकी का तो कोई बात ही नहीं। एक साथ तो खेलने के लिए वह दूसरे के भावनाओं को कैसे समझ जाएगा? तो एकांगी खेल, स्वतंत्र एकांगी सब तो काट ही दीजिए। समांतर खेल भी नहीं होता है, इसमें कल्पनाशीलता वाला खेल बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपको हो जाएगा। तो यही होगा, क्योंकि कल्पना करता है कि कोई भी वस्तु को वह समझ लेता है कि ये, मान लीजिए कागज कोई कहता है ये पैसा है, या पत्ता को समझ लेगा ये पैसा है, कल्पना कर लेता है और उसको पैसे की तरफ ट्रीट करता है, बात कर जाओ पैसा कमा के आओ, इस तरह का खेल खेलता है। तो उसे प्रतीकात्मक खेल भी कह सकते हैं आप, कल्पनाशीलता वाला खेल। बिल्कुल सही जवाब इसका यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपके सामने ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग से ये सवाल पूछा है। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, उसी से सवाल पूछा है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करे। यानी सभी बच्चों के लिए, सभी व्यक्ति के लिए एक समान नियम लागू होना चाहिए और साथ में सबको उस नियम का पालन करने का कर्तव्य है कि सभी उनका नियम का पालन करे। तो यह कौन सा
इनका पालन करें तो यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और किस सिद्धांत में जो स्तर दे रखा है 3, वह किस स्तर के किस स्टेजेज के अंतर्गत आता है, आपसे ये पूछा है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की के अंतर्गत तो हम वह काम करते हैं जिससे हमको प्रोत्साहन मिलता है, इनाम मिलता है, तो हम उसको अच्छा बनने के लिए माँ बाप के सामने या किसी के सामने वैसा कार्य करते हैं। तो यहाँ तो कोई बातें नहीं है। दंड और आज्ञापालिता, हम दंड से, भय से बचने के लिए किसी चीज को हम करते हैं, शुरुआती अवस्था होती है। यह यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास, अर्थात जब हम सेल्फ के ही फायदे के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास कहलाता है। सामाजिक क्रम बनाए रखने का सिद्धांत, यही आपका सही होगा। तो तीसरा तो काट ही दिए 3, तो चौथा तो होगा ही पक्का। तो सामाजिक क्रम यानी कहता है कि प्रत्येक बालक को या कोई व्यक्ति को एक समान प्रकार से क्या है, नियम है, लागू है, तो सामाजिक क्रम बना हुआ है और उसको हमेशा हमारा कर्तव्य है उसका हम पालन करें, यानी बनाए रखने का अभिविन्यास की हम उसको, जो समाज ने नियम कायदा बनाया है उसको स्वीकारें और उस पर चले, यह हमारा कर्तव्य है, यह यही बताता है। चलिए, आप सही आंसर आप मारे होंगे 4, तो आपको 1 नंबर और मिल गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यह कि एक लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए, एक लंबा है और कम चौड़ा गिलास है, यानी एक लंबा गिलास है और कम चौड़ा गिलास है ना, इस तरह का कोई गिलास है ना, इस तरह का गिलास है और उसमें नींबू पानी भरा हुआ है। नींबू पानी का और इशारा करते हुए सारा नाम की कोई लड़की है अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उससे ज्यादा नींबू पानी दिया है। अच्छा, यह चिढ़ाती है कि तुमको जो है पिताजी ने कम नींबू पानी दिया है और हमको जो दिया है जिस गिलास में वह लंबा है, इसीलिए इसको लगता है कि हमको ज्यादा नींबू पानी मिला है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, उसकी बहन प्रतिक्रिया नहीं देती, कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू की पानी की मात्रा एक समान है। अच्छा, इस संदर्भ में सारा का क्या प्रदर्शित करती है। तो देखिए, यह 2 बहन है, उसमें सारा कहती है कि तुमको जो नींबू पानी मिला है वह कम मिला है और हमको जो नींबू पानी पापा ने दिया है उसमें ज्यादा नींबू पानी है। क्यों कहती है? क्योंकि उसको लंबा गिलास दिखाते हुए बोलती है कि देखो मेरा लंबा गिलास है, उसको लगता है कि इसमें नींबू पानी ज्यादा है, लेकिन उसकी जो बहन है वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि वह जानती है कि पिताजी ने जो नींबू पानी हमारे गिलास से ही उसके गिलास में भर के दिया है, अर्थात एक ही गिलास से पानी भर के दिया है, न ज्यादा है न कम है, मात्रा समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? सारा का यह सोच कि हमको जो लंबा गिलास मिला इसमें नींबू पानी ज्यादा मिला है, यह क्या प्रदर्शित करती है? जीन पियाजे का सिद्धांत से, थ्योरी से यह सवाल पूछा गया है। बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा है। जीववाद का कोई अर्थ नहीं है, क्रमबद्धता की कोई बात ही नहीं है, वर्ग समावेशन के भी कोई बात नहीं है, तो इसको काट दिए तो निश्चित रूप से 1 ही आपका सही हो गया, केंद्रीयकरण। और इसको हम समझा देते हैं आपको कि सारा जो है एक ही एस्पेक्ट में, एक ही सेंटर की तरफ, एक ही तरफ उसकी सोच है, यानी वह सेंट्रलाइजेशन करके वह चीज को सोच रहा है, डिसेंट्रलाइज उसका सोच अभी नहीं बना है। वह देखता है कि उसकी जो लंबाई ज्यादा है अगर गिलास का तो उसमें पक्का ज्यादा नींबू पानी होगा। वह सिर्फ लेंथ को देख रहा है, एक ही एस्पेक्ट को देख रहा है, इसलिए वह केंद्रीकरण सोच की उसकी दर्शाता है। अगर वह सभी एस्पेक्ट को देखता जैसे वो उसकी बहन देख रही है तो वह डिसेंट्रलाइजेशन अर्थात विकेंद्रीकरण सोच को दिखाता। तो आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए, वर्ग समावेशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पियाजे से सवाल है कि पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं? देखो यहाँ प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, शब्द को पकड़िएगा ना अब, तब ही आपका सवाल सही और सटीक बनेगा। तो विकास किस काल में बालक वस्तुओं के लिए क्या करता है? प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, सिंबल का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है, यानी उसमें तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है, यह बात बोला है, ना कि यह बात बोला इसमें कि तार्किक मानसिक समझ उभर जाती है।
अगर यह बात बोलता ना कि तार्किक मानसिक समझ उभर जाती है, तब तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता। लेकिन जैसे ही बोल दिया कि तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है, इमेजिनेशन का इस्तेमाल वह करने लगता है, किसी चीज को सिंबल के रूप में उसे देखता है और समझता है कि यह फलना चीज है, और उसके बारे में वह तर्क करना शुरू कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक क्रियाकाल नहीं होगा। उत्तर संक्रियात्मक का जवाब सवाल ही नहीं है। औपचारिक तो चौथा स्टेज है, इसका तो है ही नहीं। इमेजिनेशन हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग की बात औपचारिक चिंतन संक्रियात्मक काल में होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक काल आपका सही और सटीक अवस्था जवाब होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका सवाल है कि अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अब सवाल तो बहुत अच्छा करवा रहे हैं आपको, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मेरा भी चैनल कम से कम ग्रो करेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने में हमको मन लगेगा, क्योंकि हम भी बहुत बिजी शेड्यूल निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि आप लोगों का ऑनलाइन जितना हेल्प हो सके हम कर पाए, और आपका जो है ना इस बार का सीटेट पार लगा दे। इसीलिए आप लोग भी मेरे संवेदनाओं को समझिए, अर्थात सिंपैथी ना इम्पैथी तो कम से कम सिंपैथी दिखाइए, और प्लीज सब्सक्राइबर बढ़ाइए, है ना। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर वह क्या कर रहा है कि अमन तो सही जगह से लगाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। वह उसको क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है, और उसकी माँ उसको कहता है कि इसको जो लगाया वह कैसे लगाया, क्यों लगाया, क्या लगाया, इस सब से कह करके उसको वह संकेत करती है, उसको वह मदद करती है, तो हेल्प करती है। लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अगर आप लेव वाइगोस्की पढ़े होंगे, आपके सर पढ़ाए होंगे, तो निश्चित रूप से जो है आप यह सवाल को बना लीजिएगा कि अगर माँ हेल्प कर रही है ना, तो वहाँ क्या हो गया? एस्केप फोल्डिंग दे रहा है। लेव वाइगोस्की के शब्दों में एस्केप फोल्डिंग का काम उसकी माँ कर रही है, ताकि वह सही जगह पर सही इमेज को, सही टुकड़ों को फिट कर पाए। तो इसका सही क्या होगा आंसर जी? अधिगम के लिए पार का काम करेगी। पार हिंदी में पार बोला गया है, इंग्लिश में इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो बच्चों को भी प्रेरित करेगी, ये भी कट गया, आक्रामक बनाएगी तो सवाल ही नहीं है। सीखने में मदद नहीं करेगी, ये तो काट ही दीजिए इस तरह का ऑप्शन। तो आराम से आपको आंसर मिल गया होगा, नंबर 3 हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाइगोस्की के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? तो वाइगोस्की के अनुसार जो सहायक खोज है, तो उसमें किस में सहायक होगा? तो संज्ञानात्मक द्वंद्व में होगा? बिल्कुल ही नहीं। सहपाठी सहयोग से, कोलेब्रेशन कोऑपरेशन से होगा? बिल्कुल सही। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर से होगा? बिल्कुल गलत। पुनर्बलन का तो सवाल ही नहीं है लेव वाइगोस्की का। तो लेव वाइगोस्की ने जो दिया है सिद्धांत, वह सामाजिक अंतःक्रिया का दिया है, कोलेब्रेशन का दिया है, सहयोगात्मक अधिगम की बात करता है। तो आपको तो ऐसे ही लगा लेना चाहिए, सहपाठी सहयोग लगा देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है? जब भी बात स्थान की करे, दृष्टिगत जगत की करे, तो वहां बुद्धि किस तरह का होगा जी? आपके सर पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ाए होंगे, जिसमें कि शारीरिक गति बोधक बुद्धि क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो नर्तक या जो शरीर से स्पोर्ट्समैन होता है उनसे में ये बुद्धि पाया जाता है। स्थानिक बुद्धि बिल्कुल सही हो जाएगा। तार्किक गणितीय बुद्धि, गणित का सवाल को तर्क ढंग से कैलकुलेशन संबंधित होता है, ये तो नहीं होगा। तो आपको आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हेजल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, पर उसमें जो हिंदी माध्यम में बच्चे को पढ़ाया जाता है विद्यालय में, यह भाषा नहीं जानती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, देख लीजिए, ये ऑप्शन है आपका। चलिए एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं।
जो पहला सवाल है कि देखिए हेजल जो है वह घर में तो गुजराती बोलती है, लेकिन जब विद्यालय जाती है तो वहाँ तो उसका मीडियम इंस्ट्रक्शन का जो भाषा है, जो पढ़ाई का जो माध्यम है वह हिंदी है। तो वह फिर उसको कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करनी चाहिए, क्या सलाह दिया गया है, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं। बहुभाषीय संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहा जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। अध्यापक को हेतल से कहना चाहिए कि उसने कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए। देखिए इस तरह का ऑप्शन आए ना तो सिरे से काट दीजिए, काट दिए। चलिए हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिससे निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है। ये तो कोई अनर्गलर ऑप्शन दे दिया, इसको तो काट ही दीजिए, दो तो ऐसे ही कट गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए आगे दो ऑप्शन, हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। अब बेचारी हिंदी तो जानती ही नहीं है तो हिंदी कैसे बोलेगी, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। तो आपका आंसर तो ऐसे ही निकल के चला आया। तो इस तरह से जब आप बनाते हैं तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपको मिल जाता है कि बहुभाषावाद की संस्कृति को सृजित करने के लिए सभी बच्चों के एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है जेंडर क्या है। जेंडर क्या है जी? जेंडर के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से समझे होंगे कि जेंडर क्या है। एक सामाजिक अवधारणा है, सामाजिक संरचना है, समाज द्वारा अध्यारोपित सोच है। तो जन्म के साथ निर्धारित होता है, ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि जन्म के साथ जेंडर निर्धारित होता है। जन्म के साथ लिंग निर्धारित होता है, सेक्स निर्धारित होता है, मेल होगा या फीमेल होगा। आनुवांशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व से निर्धारित होता है, बिल्कुल नहीं। सामाजिक संरचनाओं द्वारा अध्यारोपित है, आरोपित है, बिल्कुल सही। एक आंतरिक गुण है, ऐसा भी नहीं है। तो यह ही आपका जेंडर से सही सवाल का जवाब आपको मिल गया। अगर आप सही मारे होंगे तो 1 नंबर आप समेट लीजिए, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और ये सवाल को देखिए। पहले इस तर्क को पढ़ते हैं, दावा को पढ़ते हैं, फिर तर्क को पढ़ेंगे। अध्यापक द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि अध्यापक को विभिन्न तरह के मूल्यांकन आकलन का तरीके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही लाइन है। मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। मूल्यांकन का कतई उद्देश्य नहीं है कि बच्चे को, जो अच्छा बच्चा है उसको अलग कर दीजिए, कैटेगराइज कर दीजिए, जो कमजोर बच्चा है उसको अलग कर दीजिए, यानी फर्स्ट सेकंड कर दीजिए, अच्छा बच्चा को अलग कर दीजिए, तेज बच्चा को, ये कमजोर बच्चा को अलग कर दीजिए। ऐसा कभी भी मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो ये कट गया, यानी पहला ही सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस गलत है। तो जब इसको बनाए तो दोनों सही है, ये बोला ना जी दोनों सही है, तो दोनों तो सही है ही नहीं, तो कट ही गया। दोनों सही है लेकिन ये भी दोनों सही है, ये भी कट ही गया। जब दोनों सही बोला तो कट ही गया ना जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 3 नंबर में देखिए क्या है कि यह कहता है कि ए और दोनों सही है लेकिन आर सही लिखा नहीं, ये तो गलती हो गया। दोनों तो सही है ये नहीं है, आपको हम बता दिए कि दोनों में एक सही है एक गलत है। तो आपका इसका देख लीजिए कि ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल सही। ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तर्क जो है वह गलत है, आर दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है, दोनों में से एक सही है और एक गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, आपको सही से आंसर मिल गया होगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है इस टाइप का। अब एक बार पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से तो जरूर समझ में आ जाएगा आपको। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। यह सवाल पर ध्यान दीजिएगा, यह पूछा नहीं है प्रगतिशील कक्षा। प्रगतिशील कक्षा में लोकतांत्रिक सोच को अपनाया जाता है, सभी को सक्रिय रूप से भागीदारी बनाया जाता है, लचीला समूह गठन किया जाता है। तो दे ही दिया सब ऑप्शन में, तो सक्रिय रूप से भागीदारी बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछा है नहीं, सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। लचीला समूह गठन होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। गतिशील अध्यापक होता है, बिल्कुल सही बात है। जो अध्यापक होता है वह सबको लेके साथ चलता है, एक दूसरे के साथ जो है कोलैबोरेट करके एक दूसरे को आगे बढ़ा करके और अपने विधि में लगातार चेंज करते रहता है, उस तरह से गतिशील अध्यापक होता है। दंड और पुरस्कार का प्रयोग नहीं होता है और यही नहीं होता है, इसलिए यही आपका सही होगा कि प्रगतिशील शिक्षा का यही विशेषता नहीं है कि दंड और पुरस्कार का प्रयोग करे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं को के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। ठीक है,
उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। कहा कि एक उत्तर के लिए जितना भी संभव हो ना, अधिक से अधिक प्रश्न आप बनाइए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम, यह तरीका, यह साधन क्या कहलाएगा? तो यह क्या कहलाएगा? बच्चे के अनुकूल बातें कर रही है तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित का सवाल ही नहीं है, उपदेशनात्मक का सवाल ही नहीं है। कंठस्थीकरण तरह की बात आए, रटने की बात आए तो ये तो काट ही दिया कीजिए। तो बिल्कुल आपको सही ऑप्शन इस तरह से मिल गया, 1 नंबर ही आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहसंयोजक अधिगम को खाली जगह अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हतोत्साहित करने का सवाल ही नहीं है। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है बिना भेदभाव के सबको एक साथ लेकर के चलना, सभी को समान रूप से प्रोत्साहित करना, सक्रियता से प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, बिल्कुल गलत है, ये रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण नहीं करती है। अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है, बिल्कुल गलत है। तो आपको आंसर सही मिल गया होगा। इस तरह से आप बनाते जाइए, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी आपको। चौथा नंबर देख लीजिए आप लोग का। चौथा नंबर का सवाल बहुत अच्छा है। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? जो सुविधा वंचित वर्ग से बच्चे आते हैं ना, जो अत्यंत वंचित बच्चे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद के लिए कहना चाहिए, कोई तरीका नहीं है, अतिरिक्त मदद की कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, बिल्कुल नहीं। योग्यता आधारित समूह बनाना तो बिल्कुल ही काट दीजिए, जब भी ऑप्शन आए इसको काट ही दिया कीजिए। सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए, बिल्कुल सही। जो सहयोगात्मक समूह, ऐसा समूह बनाइए जो एक दूसरे को सहयोग करे। जो वंचित समूह के बच्चे हैं उनको भी सहयोग से, सहपाठियों के सहयोग से, शिक्षक के सहयोग से वह क्या करे, आगे से आगे बढ़े। जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके, यानी अधिगम के संवर्धन के लिए, बढ़ावा के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल करेगा। समूह में अलग अलग तरह के सोच का, अलग अलग मेंटेलिटी का, अलग अलग तरीके टैलेंटेड भरा हुआ होता है। सबको मिलकर के सहयोगात्मक समूह बनाने से वंचित समूह के बच्चे को भी क्या होना चाहिए, फायदा मिलेगा। अध्यापक को ऐसा ही करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक विद्यार्थी जिसे ADHD अवधान, देखिए ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसका कहलाता है। हिंदी में से बोलते हैं अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार, अति क्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावी होगा? तो आपको अगर ADHD वाला बच्चा मिल गया कक्षा में तो अब उसको कैसे समावेशित कीजिएगा, कक्षा में किस तरह की कीजिएगा कि कक्षा को डिस्टर्ब न हो, प्रभावशाली तरीका आपसे पूछ रहा है। उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन से होता है, यानी उच्च संरचना वाला कक्षा कीजिएगा जहां शिक्षण मौखिक उद्देश्य से होता है, बिल्कुल गलत बात। कक्षा का लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था, यानी आप जो है ना लचीली समय सारणी बनाइए, स्टिक मत हो जाइए कि इतना समय में ही करना पड़ेगा। बैठने की व्यवस्था में भी थोड़ा बहुत लचीलापन दीजिए और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करे। विद्यार्थी को रुचि के अनुसार, उसे जो ADHD से वाला बच्चा है उसको स्वयं के रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करे। बिल्कुल यह सही ऑप्शन हमको लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं, निर्धारित सीट दे दीजिएगा ना कि यहीं बैठना है तुमको, तो वो ADHD वाला बच्चा क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा। उसको अटेंशन डिफिसिट है ना, एक जगह वो अवधान, उसको वह स्थिर रह ही नहीं सकता है, तो वह कट जाएगा। कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर आपको सही मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? बताइए, बुद्धि का वर्गीकरण क्या है जी? अंतर व्यक्तिक बुद्धि होगा या फिर व्यवहारिक बुद्धि होगा या फिर सृजनात्मक बुद्धि होगा? तो आप बताइए। जब बात नवीनता की आए, जब बात मौलिकता की आए, जब बात अपसारी चिंतन की आए, तब बुद्धि का जो होता है वह क्या होता है, सृजनात्मक बुद्धि होता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जहां भी बात आपका सर जरूर पढ़ाया होगा कि बात चिंतन का आए, मौलिकता का आए, नवीन सोच का आए, अपसारी चिंतन का आए, तो वह ही
पैटर्न है पहचानने का कि वह सृजनात्मक बालक होगा, क्रिएटिव बालक होगा, तो अंतर व्यक्ति व्यवहारिक प्रकृतिवादी का तो कोई सवाल ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत होती है, यानी पढ़ने में जिसको दिक्कत है उसको कहाँ से होगा, जिसका पठन वैकल्य है तो क्या हो जाएगा जी, पढ़ने लिखने में दिक्कत होगा, अर्थात रीडिंग करने में, और ज़्यादातर दिक्कत पढ़ने में ही होता है, लिखने में तो कम होता है, न तो वह डिस्ग्राफिया का अंतर्गत आएगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यही आपका सही आंसर होगा। प्रगतिशील चित्र, गतिशीलता सुनने का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपका क्वेश्चन, ये सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है, बच्चे के बारे में पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आप बताइए कि कौन सा सही है। बच्चे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो है लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, इस पर तो यह सही हो गया। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, क्या हो जाएगा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ये भी सही है आपका। उसके बाद बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम सोचते हैं, है ना, वयस्कों की तरह तो सोचते हैं, लेकिन यह सवाल करना कि कम सोचते हैं, तो बच्चे जो है वयस्कों की तरह सोचते हैं, यह बात सही है, यानी क्वालिटेटिव रूप से, गुणात्मक रूप से वो अलग सोचते हैं, कम अधिक हो सकता है, लेकिन क्वांटिटेटिव रूप से कम अधिक का कोई सवाल ही नहीं है। तो यह सिर्फ उनसे कम सोचते हैं, कम ज़्यादा की बात कर रहा है ना, तो यह किसका बात कर रहा है, क्वानिटेटिव यानी क्वांटिटेटिव का बात कर रहा है, वह मात्रात्मक की बात कर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थपूर्ण सृजित करने के लिए पैदा होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह बात जो है ना वाइगोस्की जी ने कहा है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। बाकी सिर्फ 3 गलत है, तो जहां भी आपको 3 दिखाई दे रहा है उसको आप छाड़ दीजिए, बाकी आपका आंसर सही हो जाएगा अपने आप। 3 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, काट दीजिए, 3 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, काट दीजिए, 3 और पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विद्यार्थियों के काम में, आप जीन पियाजे जी को जो पढ़े होंगे तो जरूर इस बात को समझे होंगे, गुणात्मक मात्रात्मक की बात कैसे करता है वो। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम जो त्रुटियों का विश्लेषण करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है जी। विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना, बिल्कुल नहीं, योग्यता आधारित का सवाल ही नहीं है। बच्चों के सोच चिंतन को समझना, ये हो सकता है। विद्यार्थियों किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, बिल्कुल ही गलत हो गया ये। और उसके बाद आगे देख लीजिए, विद्यार्थियों में अध्यापक की क्षमता की तुलना करना, यानी अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना विद्यालय में, यह भी गलत हो जाएगा। तो जो आकलन का मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य क्या है, बच्चों की सोच चिंतन को समझना ही मूल उद्देश्य है, यही आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम बहुत ले रहे हैं। देखिए समझाने के दौरान जो है ना टाइम आ जाता है, आप समझाते हैं इसलिए टाइम लग जाता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विद्यालय संबंधित कारकों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। अध्यापक से संबंधित कारकों से प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो सब होगा वही होगा, तो ये 4 नंबर का आपका आंसर सही निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के त्योहारों को मनाने के अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। जो अध्यापक जो होता है, जो बच्चा त्योहार मनाता है, उसको अनुभव करने का, उसके अनुभव को शेयर करने के लिए कहना है, तो यह बात जो है ना किसका उदाहरण है, व्यवहारवाद का बिल्कुल नहीं, प्रत्यक्ष निर्देशन का बिल्कुल नहीं, सामाजिक संरचनावाद का बिल्कुल सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन का तो सवाल ही नहीं है, तो ये कट गया और ये आपका सही निकल के आ गया 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण का सवाल ही नहीं है। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थी विषय को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही है, आपका सही जवाब आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए स्मृति विषयक युक्ति, जो कि स्मृति से संबंधित जो बातें होती है, युक्ति होती है, वह तकनीक जो याद करने मदद करती है, बिल्कुल सही हो गया। संवेग के नियम नहीं, ये भी नहीं, ये एक प्रतीकात्मक ज्ञान का भी सवाल नहीं है, तो आपको आंसर सही मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
27 नंबर की तरफ। अब 27 नंबर कहता है कि अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है और वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मननस मंथन करवाता है, यानी मन में जो है ना वह मंथन करवाता है, उसका वह कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करवाता है। तो वह निम्नलिखित यह युक्ति निम्नलिखित किससे समुन्नत करेगी या किसको बढ़ावा देगी? रटकर सीखने को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दी, दृष्टिकोण जानना पर दे सकता है, समालोचनक चिंतन पर देगा, खोजबीन पर भी देगा। तो पहला काट दीजिए, बाकी दूसरा तीसरा चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए इसको। पहला अगर काट देते हैं तो ये दृष्टिकोण जानने को देगा, ठीक है, दृष्टिकोण जानना। इसे परिचित कराने के बाद एक बार एक और देख लेते हैं इस क्वेश्चन। अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है, बिल्कुल सही। वो अपना हमेशा अपने विद्यार्थियों किसी भी विषय से परिचित कराने के बाद एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। तो रटकर सीखना तो होगा ही नहीं ना जी। दृष्टिकोण जानना, दृष्टिकोण जानने का भी कोई सवाल नहीं है। समालोचनात्मक चिंतन और खोजबीन, है ना, ये हो सकता है आलोचनात्मक या समालोचनात्मक। 3 और 4 सही होगा, 3 और 4 जहां भी है उसको सही कर दीजिए, 3 और 4। तो 3 और 4 के साथ तो अकेला कहीं भी नहीं है, तो 3 और 4 तो सही है, तो 2 भी ले लीजिए आप, 2 को भी यह हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। 2 3 4, एक तो गलत ही होगा। चलिए वही आंसर निकला जो पहले बताए थे आपको। चलिए आगे देखते हैं इस सवाल को कि सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण दिया है कि अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस करें, यह भी सही है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या आर का करता है ए की, तो यह भी आपका सही निकल के आ गया। तो चलिए हम लोग इस तरह से बनाते चलते। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, नियंत्रण केंद्र क्या है? आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? जब बात आंतरिक की आती है तो वह खुद को ही जिम्मेदार ठहराएगी, यानी उसकी योग्यता में कमी की ही जिम्मेदार ठहराएगी, दुर्भाग्यता को जिम्मेदार ठहराने की बात ही नहीं है। तो ये हो गया आपका। और 30वां और लास्ट सवाल है आपका, देख लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है कि एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, इंटरनल मोटिवेटेड हो। उसे क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, तुलने की कोई सवाल ही नहीं है। बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए, इस तरह का तो मिले तो काट ही दीजिए। भौतिक पुरस्कार देने की बात, जब बात आंतरिक अभिप्रेरणा की है तो भौतिक पुरस्कार देने की तो कोई बात ही नहीं हो सकता है। अगर भौतिक पुरस्कार होगा एक्सटर्नल मोटिवेटेड हो जाएगा वो, है ना। बाहरी चीज को देखकर जब मोटिवेट होता है तो उसे हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेटेड कहते हैं। अब देखिए चौथा ऑप्शन है कि बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को भी प्रेरित करना चाहिए, और सीखने में जो आनंद मिलता है उसको सिखाइए और उससे जो आनंद उसको मिलेगा उसी को भी प्रेरित कीजिए, उसको बताइए, है ना, प्रोत्साहित कीजिए जिज्ञासा को। तो यही इंटरनल मोटिवेटेड बच्चा होगा इसी से। तो अध्यापिका को यही करनी चाहिए, इसलिए 4 नंबर आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा यह सेशन? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि पूरा सिलेबस, ये पूरा जो सीटेट ऑनलाइन पेपर हुआ है सब करवा दे। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पूरा देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारा पेपर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। और क्रिएटिव कोचिंग वाले सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी सर बहुत अच्छे हैं और अच्छे से आप लोग को पढ़ा रहे होंगे। चलिए।